Hello class, I welcome you all again to my YouTube channel Step Forward। आज का जो क्लास है वो क्लास 11th के फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट MCQs पर डिस्कशन होगा जो कि सुटेबली मेड फॉर 2022 से 2023 सेशन के लिए बनाए गए हैं। एक्सप्लेनेशन होगा बाय नितेश सर द्वारा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। ऑप्शन है हमारा द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। दूसरा ऑप्शन है इट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड। तीसरा ऑप्शन है इट मस्ट बी ऑफ सुटेबल साइज एंड इजली अवेलेबल। या फिर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी। कौन सा सही उत्तर होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ये फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी से जिसको सूचित करते हैं तो उसका आयामी सूत्र क्या होगा? ऑप्शन है हमारा ए नंबर में m1l1 t का पावर -2। ऑप्शन बी है हमारा m1l-2 t-2। ऑप्शन सी है हमारा m-1l³ t-2। या फिर ऑप्शन डी हमारा है m1 l का पावर 5 t का पावर -2। तो बताइए कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका आयामी सूत्र क्या होगा? तो इसका जो आयामी सूत्र होगा वो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। m-1 l³ t का पावर -2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशन। मतलब इनमें से कौन सा जो जोड़े में पेयर्स में रहेगा उनके डायमेंशन सेम होंगे। तो पहला ऑप्शन है स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। दूसरा ऑप्शन है इम्पल्स और मोमेंटम। तीसरा ऑप्शन है सरफेस टेंशन एंड फोर्स। एंड लास्ट ऑप्शन डी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। तो इनमें से आपको निकालना है कि जोड़े में से जोड़ा दिया है इनमें कौन से ऐसे क्वांटिटी है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा वो पेयर है आपका बी, इम्पल्स और मोमेंटम इज द करेक्ट आंसर। ओके, नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट्स ऑफ टाइम। मतलब निम्न में से कौन सा समय के मात्रक नहीं है। ऑप्शन है ए नंबर सेकेंड, ऑप्शन बी पार्सेक, ऑप्शन सी ईयर या फिर ऑप्शन डी लाइट ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा है ना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका लाइट ईयर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 5 है ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज। टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या है? ऑप्शन है पहला न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन सी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या फिर ऑप्शन डी किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो टॉर्क का जो ऐसा यूनिट होगा, देखिए समझिए, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क निकालने के लिए हम लोग जानते हैं जैसा कि फॉर्मूला टॉर्क बराबर होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। आर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, एम हुआ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन मीटर इज द करेक्ट आंसर। न्यूटन मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स। वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो कर्व होगा, जो ग्राफ होगा, वो क्या देगा हमें? ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा ऑप्शन है वेलोसिटी, तीसरा ऑप्शन है एक्सेलरेशन या फिर फोर्थ फोर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मतलब वेलोसिटी और टाइम के बिटवीन में जो ग्राफ होगा
वो जो वैल्यू देगा वो होगा आपका एक्सेलरेशन। क्या होगा? एक्सेलरेशन देगा। कैसे? तो चलिए समझते हैं। देखिए ग्राफ से समझते हैं। देखिए वाई एक्सिस में वेलोसिटी को लिए, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम को लिए, एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम को लिए। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वो वैल्यू क्या देगा? एक्सेलरेशन वैल्यू देगा। ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है A ball is projected with a velocity of 20 meter per second vertically. Find the distance traveled in first 2 seconds. Use acceleration due to gravity small g is equal to 10 meter per second square. ऑप्शन है हमारा पहला 20 मीटर, दूसरा ऑप्शन 10 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 15 या फिर फोर्थ नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 20 मीटर होगा। कैसे? तो चलिए देखते हैं। हम लोग एक रिलेशन जानते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। अगर हम लोग इसका मॉड लें, है ना, मॉड ले तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी u, है ना, इनिशियल वेलोसिटी यानी u, और v जो है फाइनल वेलोसिटी v है, और g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h जो है वो हाइट है, हाइट निकालने बोला गया है। तो देखिए v को पुट करेंगे हम लोग 20 20, तो 20 का स्क्वायर बराबर u इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर माइनस 2g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हिंट दिया गया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g का वैल्यू आपको पुट करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 यहाँ पे यूज किया गया है, और हाइट को हम लोग निकालना है हमें, तो उसको h माने हैं। तो h मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट बराबर -400/20, तो h बराबर कितना है? 20 मीटर, है ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 20 मीटर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है। तो त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्वरण यानी एक्सेलरेशन जो है वो कैसा क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन जो है वो कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स डिस्टेंस कवर्ड। ऑप्शन है हमारा ए नंबर इट इज नेगेटिव, ऑप्शन बी इट इज मस्ट बी 0, ऑप्शन सी है इट कैन नॉट बी 0, या फिर ऑप्शन नंबर डी इट मे और मे नॉट बी 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे? चलिए व्याख्या पूर्वक इसको समझते हैं। जैसे कह रहा है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज 0, अगर किसी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो है अगर 0 है, द डिस्टेंस कवर्ड नीड नॉट बी 0, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो वो बॉडी द्वारा जो दूरी तय किया गया वो भी 0 हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आगे कह रहा है इफ द बॉडी रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजिशन आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इज नॉन 0। मतलब कह रहा है कि अगर कोई बॉडी अपने प्रारंभिक अवस्था में, है ना, लौट आ रहा है कुछ दूरी तय करने के बाद, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उस ऑब्जेक्ट या फिर उस बॉडी द्वारा वो 0 तो नहीं होगा। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा, है ना। आगे कह रहा है इफ इट डजेंट मूव एट ऑल, और अगर ये मूव ही नहीं करता है तो देन ऑल्सो इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? 0 होगा। एंड इन दिस केस, और इस केस में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑल्सो 0, और इस केस में क्या होगा कि जो दूरी तय किया गया है वो भी 0 होगा। तो ऑप्शन डी जो है होगा
वो करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है टू कार्स A and B are moving with velocities of 100 km per hour and 60 km per hour. What is the relative velocity of car A with respect to car B if both are moving along same straight line in same direction? तो ऑप्शन दिया है हमारा 40 km per hour, ऑप्शन बी 160 km per hour, ऑप्शन सी है 125 या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 40 किलोमीटर पर आवर होगा। कैसे? तो चलिए विस्तार पूर्वक इसको समझने का प्रयास करते हैं। सेम डायरेक्शन के केस में क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी VBA बराबर VAB। जब भी ऐसा होगा तो क्या होगा, VA में VB को घटा देंगे, तो 100 में 60 को घटाएं तो कितना आया 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन है हमारा ए नंबर स्पीड, बी में एक्सेलरेशन, सी वेलोसिटी या फिर डी नन ऑफ दीज। मतलब कि विस्थापन के परिवर्तन की दर कहलाती है, क्या कहलाएगी, तो वो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो कैसे होगा, तो जैसा कि हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, वेलोसिटी v बराबर dx/dt होता है। यहाँ पर x जो है डिस्प्लेसमेंट है, t जो है वो टाइम है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के अनुसार चेंज कर रहा है, तो क्या देता है, वेलोसिटी का देता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एनालॉगी ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज। ऑप्शन नंबर ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन बी टॉर्क, ऑप्शन सी एंगुलर वेलोसिटी या फिर ऑप्शन डी एंगुलर मोमेंटम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एनालॉगी ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, टू बुलेट्स आर फायर्ड simultaneously horizontally and with different speeds from the same place। तो क्या रहा है, will hit the ground first। इनमें से कौन सा बुलेट जो है ग्राउंड को हिट करेगा पहले। ऑप्शन है हमारा पहला द स्लोअर वन, ऑप्शन बी द फास्टर वन, ऑप्शन सी बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली या फिर ऑप्शन डी डिपेंड्स ऑन द मासेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो कैसे, चलिए समझते हैं विस्तार पूर्वक। सिंस देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट टू वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी करने के लिए कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर नहीं है, ओनली अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सिर्फ। ठीक है। The bullets are the same height because they are fired horizontally from the same location. Time is calculated using the formula। तो टाइम को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं by using this formula रूट अंडर 2h अपॉन g। यहाँ पे h जो है हाइट है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। आगे कह रहा है बोथ बुलेट्स विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि दोनों बुलेट्स जो है विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। आगे दिया है सिंस देयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी इज द सेम, एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो टाइम है द टाइम इट टेक्स फॉर द बुलेट टू रीच द ग्राउंड इज अनअफेक्टेड बाय देयर स्टार्टिंग हॉरिजॉन्टल स्पीड। As a result, both bullets fired in the horizontal direction from the same height will hit the ground at the same time। तो जो ऑप्शन सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन बिटवीन द टू वेक्टर कैन यील्ड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईदर ऑफ देम। ऑप्शन है हमारा ए नंबर एडिशन, ऑप्शन बी सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी डॉट प्रोडक्ट या फिर जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन क्रॉस प्रोडक्ट या फिर जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट से भी जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन बिटवीन द टू वेक्टर कैन यील्ड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईदर ऑफ देम।
ऑप्शन है हमारा ए नंबर एडिशन, ऑप्शन बी सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी डॉट प्रोडक्ट या फिर जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन क्रॉस प्रोडक्ट या फिर जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट से भी जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। सवाल क्वेश्चन नंबर 15 है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन है द मास ऑफ द बॉडी, सेकेंड ऑप्शन है द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, एंड ऑप्शन सी है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास इन द बॉडी, ऑप्शन डी है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 45 डिग्री होगा। तो कैसे, तो चलिए समझते हैं। जैसे कि हम लोग एक रिलेशन जानते हैं r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ पे जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, तो 90 डिग्री मान पर। तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री यानी थीटा बराबर 45 डिग्री। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा यानी एंगल का जो वैल्यू होगा जब 45 डिग्री होगा तब मैक्सिमम होगा प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल रेंज का। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑप्शन नंबर ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी मोमेंटम या फिर ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी या फिर ऑप्शन डी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बॉडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो 17 का आपका 17 का जो है आपका क्या हो जाएगा, 17 का सी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो कैसे होगा, तो चलिए व्याख्या पूर्वक इस चीज को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लीजिए एक बॉल है, उसको हम लोग थ्रो करते हैं, ठीक है। तो इधर एक्स एक्सिस में क्या होगा, यू कॉस थीटा, और वर्टिकली क्या काम करेगा, यू साइन थीटा वाई एक्सिस में, ठीक है। जैसे ही बॉल को थ्रो किए तो क्या बना, यहाँ पे एक एंगल बना थीटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो सेम रहेगा, मतलब किसका वैल्यू नहीं बदलेगा। तो u cos थीटा जो है सेम रहेगा, यानी ये कांस्टेंट रहेगा, इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। तो u cos थीटा कहाँ लाई कर रहा है, हॉरिजॉन्टली लाई कर रहा है एक्स एक्सिस में। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि व्हेन अ बस suddenly takes a turn, the passenger are thrown outwards because of option A inertia of motion, option B acceleration of motion, ऑप्शन सी स्पीड ऑफ मोशन या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। यानी क्वेश्चन यानी सवाल ये है कि जब कोई बस अचानक टर्न लेती है तो यात्री बाहर की ओर क्यों फेंका जाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, ये हमको ढूंढना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। कैसे, तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन a body will continue moving with constant velocity unless any force acts on it। ओके, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन के अनुसार
A body will continue moving with constant velocity. एक बॉडी जो है वो मूव कर रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करते रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे. When a bus is moving straight, the passenger inside are also moving straight. But when suddenly bus turns left, passengers still continue to move straight because no force is acting on passengers, so they will move with same magnitude and direction. मतलब कह रहा है कि जब कोई बस है ना सीधा गमन कर रहा है, सीधा ट्रेवल कर रहा है, तो उसके अंदर जो बैठे पैसेंजर, जो यात्री हैं, है ना, वो भी क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट मूव कर रहे हैं. लेकिन जब अचानक बस जो है टर्न लेता है लेफ्ट की ओर, तो जो पैसेंजर्स होते हैं, जो बस में बैठे हुए हैं, वो क्या करना चाहते हैं, स्ट्रेट मूव करना चाहते हैं, क्योंकि जो बस के अंदर में जो बैठे यात्री हैं उन पर तो कोई फोर्स कार्य नहीं कर रहा है, तो उन लोग जो है सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ मूव करना चाहेंगे. कहने का मतलब है वो क्या हो जाते हैं, आउटवर्ड्स व्हेन बस टर्न्स. मतलब जब बस टर्न्स करते हैं तो उस पे बैठे जो यात्री होते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो लोग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं जब बस टर्न्स लेता है. सवाल क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है. अ पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप इनटू एयर. द बॉल विल फॉल. ऑप्शन है हमारा पहला आउटसाइड द कार, ऑप्शन बी इन द कार अहेड ऑफ द पर्सन, इन द कार टू द साइड ऑफ द पर्सन, या फिर ऑप्शन डी एग्जैक्टली इन द हैंड विच थ्रू इट अप. यानी कह रहा है कि एक पर्सन है वो ओपन कार में बैठा हुआ है, जो उसका कार का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और वो पर्सन जो है वर्टिकली एक बॉल को थ्रो किया एयर में. तो कह रहा है कि जो बॉल है वो कहाँ आके गिरेगा. ऑप्शन ए में कह रहा है कि कार के बाहर में जाके गिरेगा, इन द कार अहेड ऑफ द पर्सन में गिरेगा, मतलब कार में व्यक्ति के आगे आके गिरेगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कार में व्यक्ति के पीछे आके गिरेगा, या फिर ऑप्शन डी ये कह रहा है कि गेंद फेंकने वाले व्यक्ति के हाथ में गिरेगा. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. कैसे, तो चलिए समझते हैं विस्तार पूर्वक. सिंस द कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी सो नो pseudo force acts on the ball while it is in air. मतलब जब जो कार मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो उसमें कोई सूडो फोर्स काम नहीं करेगा उस बॉल पर, जब वो है ना एयर में है वो बॉल तब. thus the ball goes vertically upward and the falls downward with respect to car frame and falls exactly in the hands of the person. और वो पर्सन के हाथ में आके वो बॉल जो है वो गिरेगा. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है. अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg. तो the acceleration of the body is option A 5 meter per second square, option B 50 meter per second square, option C 0.5 meter per second square, या फिर ऑप्शन डी none of these. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाउ, चलिए देखते हैं. सिंस वी नो दैट F बराबर m है फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो A निकालना है, तो A बराबर F बाय m. तो A बराबर F कितना है, फोर्स हमारा 5 न्यूटन, 5 लिख दिए, अपॉन m मास कितना है 1 kg 1, तो 5 अपॉन 1 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. इनमें से कौन सा जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है. ऑप्शन ए स्टैटिक फोर्स, ऑप्शन बी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑप्शन सी काइनेटिक फ्रिक्शन, या फिर ऑप्शन डी स्लाइडिंग फ्रिक्शन. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑप्शन ए.
कैसे, चलिए समझते हैं। सिंस वी नो दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले एंड टू ऑब्जेक्ट्स कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब होगा, जब कोई दो वस्तु आपस में संपर्क में होगा, तब स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो देन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट चेंज। मतलब जब किसी सिस्टम में जो टॉर्क एक्ट कर रहा है अगर उसका वैल्यू जीरो है, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट चेंज, तो इनमें से कौन सा जो है वो नहीं बदलेगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है लीनियर वेलोसिटी, ऑप्शन बी एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर ऑप्शन डी फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। कैसे, चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं। When the torque acting upon a system is zero, the angular momentum is constant and hence is conserved. This is analogous to the linear counterpart, that is when the force on the system is zero, the momentum is conserved. मतलब जब भी किसी सिस्टम का फोर्स अगर ज़ीरो है तो उसका जो मोमेंटम है P बराबर mv वो कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, सवाल क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। अ हैमर ऑफ मास 300 ग्राम मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ नेल, द नेल स्टॉप्स द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.02 सेकेंड, द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर इज। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 600 न्यूटन, ऑप्शन बी 1200 न्यूटन, या फिर ऑप्शन सी 2000 न्यूटन, या फिर लास्टली ऑप्शन डी 2500 न्यूटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 600 न्यूटन। कैसे, तो चलिए देखते हैं। चूँकि दिया है मास 300 ग्राम, ग्राम में दिया, स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट किए कर दिए तो 0.3 kg लिखा है। ये इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, टाइम दिया है 0.02 सेकेंड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी बराबर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी घटा देते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा भी बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 40 माइनस 0 बराबर 40 मीटर पर सेकेंड। ना एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ए बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम टेकन, तो 40 अपन 0.02 बराबर जैसे ही सॉल्व किए तो 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या प्राप्त होता है, फोर्स F बराबर एम ए, एम क्या है 0.3 इंटू एक्सेलरेशन ए कितना है 2000, जैसे ही इसको मल्टीप्लाई किए 600 न्यूटन आया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 600 न्यूटन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 8 kg with a velocity of 800 meter per second. Calculate the recoil velocity of gun. ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी -1 मीटर पर सेकेंड, या फिर ऑप्शन सी 2 मीटर पर सेकेंड, या फिर ऑप्शन डी -4 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा -4 मीटर पर सेकेंड। कैसे, तो चलिए डीपली इसको देखते हैं। दिया है गिवन दैट मास ऑफ बुलेट एम डैश मान लिए हैं, बुलेट का जो मास है उसको एम डैश मान लिए हैं 40 ग्राम, ग्राम में है तो स्टैंडर्ड यूनिट में इसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड दिए, तो जैसे 1000 से डिवाइड दिए 0.04 kg आया। मास ऑफ अ गन, अब गन का जो मास है उसको एम डबल डैश मान लिया 8 kg। वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग बी डैश माने 800 मीटर पर सेकेंड, एज बुलेट एंड गन आर एट रेस्ट बिफोर फायरिंग, सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड गन बिफोर फायरिंग बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। तो वी हैव टू फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, तो हमें निकालने बोल रहा है कि वेलोसिटी का वेलोसिटी जो है उस गन का उसका रिकॉइल वेलोसिटी निकालना है, जिसको हम लोग भी डबल डैश से सूचित किए हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में कि क्या है कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर फायरिंग बराबर क्या है, मोमेंटम ऑफ बुलेट बिफोर फायरिंग प्लस मोमेंटम ऑफ गन बिफोर फायरिंग, यानी मोमेंटम
सिस्टम का मोमेंटम निकालना है फायरिंग के पहले, तो क्या करेंगे इसके लिए जोड़ना होगा किसको किसको, मोमेंटम ऑफ बुलेट बिफोर फायरिंग प्लस मोमेंटम ऑफ गन बिफोर फायरिंग, विच इम्प्लाई द मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर फायरिंग पी डैश बराबर 0.04 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0, मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर फायरिंग पी डैश बराबर 0 प्लस 0, यानी मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर फायरिंग पी डैश बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। ना मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर फायरिंग, अब सिस्टम का जो मोमेंटम होगा फायरिंग के बाद वो क्या होगा, तो उसमें वो निकालने के लिए क्या करेंगे, मोमेंटम ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग प्लस मोमेंटम ऑफ गन आफ्टर फायरिंग, इसको जोड़ने पर जो सिस्टम का जो मोमेंटम है फायरिंग के बाद उसका मोमेंटम निकलेगा, विच इम्प्लाई है मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर फायरिंग पी डबल डैश बराबर 0.04 इंटू 800 प्लस 8 इंटू पी डबल डैश, विच इम्प्लाई है मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर फायरिंग पी डबल डैश बराबर 32 प्लस 8 वी डबल डैश, विच इम्प्लाई दैट मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर फायरिंग पी डबल डैश बराबर 32 प्लस 8 वी डबल डैश मीटर पर सेकेंड है। Now, according to law of conservation of momentum, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर फायरिंग पी डैश बराबर मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर फायरिंग पी डबल डैश, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार ये रूल होता है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर फायरिंग पी डैश बराबर मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर फायरिंग पी डबल डैश। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार हम लोग ये रूल जानते हैं, विच इम्प्लाई दैट 0 बराबर 32 प्लस 8 वी डबल डैश, विच इम्प्लाई दैट -32 बराबर 8 वी डबल डैश, तो वी डबल डैश बराबर -32/8 यानी -4 मीटर पर सेकेंड, देयरफॉर रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कितना होगा, -4 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है कि फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग अ 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अ 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड विल बी, ऑप्शन नंबर ए 0 इन बोथ द केस, ऑप्शन बी सेम इन बोथ द केसेस, ऑप्शन सी ग्रेटर फॉर 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर ऑप्शन डी ग्रेटर फॉर 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 25 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे समझते हैं, ग्रेटर फॉर 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड होगा, तो कैसे जानेंगे, तो फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर एम ए, इसका है 15 न्यूटन। फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 4 किलोग्राम मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अब बराबर एम ए से हमें 16 न्यूटन मिला, यानी ग्रेटर फॉर 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन इज, ऑप्शन नंबर ए एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ऑप्शन बी एम बी आर, ऑप्शन सी एम बी स्क्वायर आर, या फिर ऑप्शन डी एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो कैसे, तो चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट टू कीप इट मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग जानते हैं। मान लीजिए क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है और सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, और उसका जो सेंटर है उसका दूरी हम लोग r माने हैं। मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है ना सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी जिसका हम लोग v माने थे, तो इसका मान लीजिए घूमते घूमते इसका पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका जो फोर्स एक्ट करेगा सेंटर की ओर Fc, उसी तरह ये ऑब्जेक्ट घूमते घूमते यहाँ आया मान लीजिए, तो इसका जो फोर्स एक्ट करेगा वो सेंटर की ओर एक्ट करेगा Fc, ठीक है।
और जो मास है बॉडी का उसको मान लीजिए m, और उस बॉडी का जो वेलोसिटी है उसको मान लीजिए v, और जो रेडियस है ना, रेडियस जो है उसको मान लीजिए r। तो F बराबर mv² मिला हमें। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विद सेम मोमेंटम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट्स विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। यानी कह रहा है दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास ए और बी, दोनों मूव कर रहे हैं सेम मोमेंटम के साथ। उसके बाद कह रहा है मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए। फिर कह रहा है कि ए और बी में दोनों का जो मास है उसमें से बी का जो मास है वो ज़्यादा है ए के कंपैरिजन में। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी में से किसका हायर काइनेटिक एनर्जी होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑब्जेक्ट ए का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। कैसे समझते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं मोमेंटम p बराबर mv होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। ऑब्जेक्ट 1 के लिए मास दिया है 5, वेलोसिटी दिया है 6। ऑब्जेक्ट 2 के लिए मास दिया है 6, वेलोसिटी दिया है 5। मोमेंटम निकालना है ऑब्जेक्ट ए बराबर 5 × 6 30 है। मोमेंटम निकालना है ऑब्जेक्ट बी का बराबर 6 × 5 30 है। उसी तरह काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है ऑब्जेक्ट ए का। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग जानते हैं हाफ mv² फार्मूला है। तो हाफ m, ऑब्जेक्ट ए का मास कितना है 5 इंटू ऑब्जेक्ट 1 का जो वेलोसिटी है वो 6, तो 6 का स्क्वायर। जैसे सॉल्व किया 90 है। उसी तरह काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट बी निकला हमारा 75। तो हम लोग देख रहे हैं कि मोमेंटम सेम है लेकिन काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट में से किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो ऑब्जेक्ट ए का ज़्यादा निकला काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या कह रहा है? एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट। ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी इम्पल्स, या फिर ऑप्शन डी वर्क डन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वर्क डन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान दीजिए। द वर्क परफॉर्म ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी जो कार्य किया गया किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा वो डिपेंड नहीं करेगा। किस पर नहीं डिपेंड करेगा वो चीज़ बोल रहा है। तो ऑप्शन है हमारा ए नंबर द डिस्प्लेसमेंट, बी नंबर द फोर्स अप्लाइड, या फिर सी नंबर द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर ऑप्शन डी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। ध्यान दीजिए। द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स द चेंज इन। ऑप्शन है हमारा टोटल एनर्जी, ऑप्शन बी है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी है पोटेंशियल एनर्जी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। Moment of inertia of a thin rod of mass m and length l about an axis perpendicular to rod at midpoint is. Option number A ml²/2, option B ml²/3, option C ml²/12, या फिर none of the। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ml²/12 इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट अमाउंट वर्क इज डन। तो कार्य कितना हुआ है ना निकालना है। ऑप्शन ए है हमारा 30 जूल, ऑप्शन बी है 15 जूल, ऑप्शन सी 20, या फिर ऑप्शन डी 0 जूल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 0 जूल होगा। कैसे? तो चलिए समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट है किसका? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो जैसे ही डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है। अब यहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन का केस दिया है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब 90 डिग्री का कोण। तो कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो एफ एस कॉस 90। ठीक है। तो 5 × 10 ×
0 जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 0 जूल, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 100 kg टू अ हाइट ऑफ 50 मीटर इन 50 सेकेंड। ऑप्शन है ए नंबर 980 वाट, ऑप्शन बी 98 वाट, ऑप्शन सी 100 वाट, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 980 वाट। कैसे, चलिए समझते हैं। जैसा कि हम लोग रिलेशन जानते हैं, P बराबर mgh/2, m मास दिया है 100, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 फुट कर दिया है, h जो है वो 50 दिया है अपॉन t कितना है टाइम 50। जैसे ही सॉल्व किया 980 वाट आया, यानी ऑप्शन ए 980 वाट इज द करेक्ट आंसर। आगे का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ऑलवेज लाई एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, ऑप्शन बी ऑलवेज लाई इनसाइड द बॉडी, या फिर ऑप्शन सी ऑलवेज लाइज आउटसाइड द बॉडी, या फिर ऑप्शन डी में लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी में लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी क्या है, सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज द point at which the whole mass of the body appears to be concentrated. Okay, now coming to the next, that is last question, question number 35, the torque of a force F बराबर -3 I cap plus J cap plus 5 K cap acting at the point R बराबर 7 I cap plus 3 J cap plus I cap is क्या होगा। ऑप्शन है इसका ए नंबर 14 I cap minus 38 J cap plus 16 K cap, ऑप्शन बी है 4 I cap plus 4 J cap plus 6 K cap, ऑप्शन सी है -21 I cap plus 4 J cap plus 4 K cap, या फिर ऑप्शन डी -4 I cap plus 38 J cap minus 16 K cap। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये मैं बताऊंगा नहीं, इसको सॉल्व करके ही दिखाऊंगा। तो देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये रूल है I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3। टॉर्क बराबर, जैसा कि हम लोग जानते हैं टॉर्क बराबर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका किसका, R और F का। तो लिख दिया, तो हमारा R और F जैसे पुट किए तो हमारा टॉर्क का जो वैल्यू आया वो 14 I cap minus 38 J cap plus 16 K cap। तो दोस्तों आई एम रैपिंग दिस सेशन हियर, तब तक के लिए आप देखते रहिए स्टेप फॉरवर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड वेरी इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर क्लास 11।